चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी क्लास 11th ज्योग्राफी। ठीक है, भारत एवं भौतिक पर्यावरण, ऐसा कुछ है ना। बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है। वैसे एनसीईआरटी को पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। अगर यूपीएससी की जर्नी में आप आए हैं और उस यूपीएससी की जर्नी में आप ये सोच रहे हैं कि हमारा एक कदम थोड़ा सा आसान हो जाए, तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। अब आपने बचपन में पढ़ा कि नहीं पढ़ा है, ये आपकी अपनी कमी हो सकती है, क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी इस फील्ड में माहिर हो चुके हैं। उनको कुछ लोग आते हैं ना कि पहला दूसरा तीसरा अटेम्प्ट तो इस वजह से दे देते हैं कि उनको लगता सब आता है, लेकिन जब तीसरे अटेम्प्ट तक पहुंचते तो उनको लगता है उनको एनसीईआरटी ही ठीक से नहीं आती है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पूरा एनसीईआरटी वगैरह सब कुछ कवर करके आते हैं अपना क्लास 11-12 से ही। सब कुछ कवर करने के बाद भी उनको लगता है कि उनको जो है कुछ नहीं आता है, और आकर फिर उस पर मेहनत करते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स के साथ मेहनत करते हैं, करंट अफेयर्स के साथ मेहनत करते हैं, तब जा कर के वो जो है एक अच्छे कमांड बना पाते हैं अपने सब्जेक्ट, अपने विषय पर। तो आप सोच के देखिए कि तुलना किससे किससे हो रही है। एक किसी को एनसीईआरटी नहीं आ रही है और किसी को एक जो है एडवांस लेवल पर भी ज़बरदस्त पकड़ है। तो दोनों में अंतर है, और ये खाई ख़ास तौर से हिंदी मीडियम में और ज़्यादा गहरी हो जाती है। ये गैप और ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि इनके साथ शुरू से ही समस्याएं होती हैं। न तो स्कूल में साथ अच्छा मिलता है, न तो कॉलेज में साथ अच्छा मिलता है, न तो टीचर अच्छे मिलते हैं, न घर का माहौल अच्छा मिलता है। वैसे नहीं कहा जाती है कि हिंदी जो है गरीबों की भाषा बनती जा रही है। ऐसे ही लोग नहीं परेशान हैं। तो इस उम्मीद के साथ हम प्रयास कर रहे हैं, जो बच्चे अभी नए हैं, जो सोच रहे हैं तैयारी करने के लिए, जो सोच रहे हैं कि हम यूपीएससी में कुछ अच्छा करेंगे, या मतलब कि जो अभी जिनकी एज मतलब कि कम है, या कह लीजिए जो अभी क्लास 11th में है, या क्लास 12th में है, या ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं, या मतलब कि ये सोच रहे हैं कि मैं जो है 2 साल बाद 3 साल बाद तैयारी शुरू करूंगा, तो उनके लिए है लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी। ये उनके लिए भी साबित हो सकता है जिनको कि लगता है कि मुझे जो है बेसिक थोड़ा कमांड कम है, या थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होनी चाहिए। तो उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है। ये श्रृंखला चलती रहेगी, अब अनवरत चलती रहेगी, मतलब निरंतर चलती रहेगी। ये साइकिल की तरह श्रृंखला चलेगी। कभी ज्योग्राफी चलेगा, कभी हिस्ट्री चलेगा, कभी पॉलिटी चलेगा। एनसीईआरटी चलती रहेगी आपकी। और ये एनसीईआरटी की खासियत बस इतनी है, पढ़ाने वक्त हम ये पूरा ध्यान रखते हैं कि आपको डाउट सॉरी आपको किसी भी तरह का डाउट ना हो, क्योंकि डाउट होना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या होती है। और यही कारण है कि हम ओरिजिनल एनसीईआरटी उठाए हैं। ओरिजिनल एनसीईआरटी का मतलब है कि अगर आप भी खुद उस चीज़ को पढ़ते तो आप भी वही निष्कर्ष निकालते क्या जो मैं निकाल रहा हूँ। मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही एनसीईआरटी के दो मीनिंग निकल जाएं। आप भी वही निकालेंगे जो हम निकाल रहे हैं, या हम जो निकाल, बस अंतर इतना क्या है कि हो सकता है कि आप पहली बार पढ़ रहे हो सकता है आप दूसरी बार पढ़ रहे हो, आपको यूपीएससी के पीवाईक्यू के बारे में जानकारी ना हो, आपको और परीक्षाओं के पीवाईक्यू के बारे में जानकारी ना हो, यूपीएससी के किस चरण में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में अलग, मेंस में अलग, इंटरव्यू में अलग। क्या इस सब्जेक्ट से जो चीज़ पूछी जाती है क्या वो आपके काम की हो सकती है कि नहीं हो सकती है। एक ही किताब से, एक ही एनसीईआरटी से हम आपको तीनों चरणों का जो है एक मार्गदर्शन करने का प्रयास करते रहेंगे। आपको ये अवगत कराते रहेंगे, बीच बीच में आपको ये दिखाते रहेंगे कि कौन सी चीज़ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, या कौन सी चीज़ सबके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। मतलब कि गवर्नमेंट एग्जाम जो फैक्ट होते हैं, छोटे छोटे फैक्ट होते हैं, कभी कभी छोटी छोटी बातें पूछ ली जाती हैं, और हम इस रोना में फंसे रह जाते हैं कि हमको तो कुछ आता नहीं, या मतलब हम ये मान लेते हैं कि ये तो स्टेट का एग्ज़ाम है, या ये यूपीएससी का एग्ज़ाम, या ये मेंस के लिए, या ये प्रीलिम्स के लिए। हम खुद अपने आप को बांटते रहते हैं, और बांटते हुए अपने आप को बिखेरते जाते हैं। तो इन सब समस्याओं को हमारा काम है, हम आपको जो है उनसे बचाने का प्रयास करेंगे। बाकी अंतर बस इतना ही है, आप खुद पढ़ेंगे, केवल किताब पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पूरे एग्ज़ाम के साथ पढ़ेंगे, बस अंतर इतना ही है। और उम्मीद है कि आपको मज़ा आएगा, क्योंकि मैं भी ट्राई करता हूँ, मैं भी प्रयास करता हूँ कि मुझे भी बोरियत ना फील हो। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं कि वो बोर बन जाती हैं, बोरियत हो जाती हैं। खैर, हमारा प्रयास रहेगा। बाकी तो जैसा भी, बस इतना जान लीजिए कि श्रृंखला चलती रहेगी, आराम से निरंतर चलती रहेगी। ठीक है, आपको जब भी ये प्लेलिस्ट ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में ही आपको मिलेगा। आप ये नहीं कि, क्योंकि हर एक प्लेलिस्ट अपना डिज़ाइंड है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि सब खिचड़ी किया गया है कि नहीं कुछ इसमें कुछ उसमें, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें दिखती जाएंगी, मिलती जाएंगी।
हाँ, कुछ लेक्चर जैसे शुरुआत में थे तो उस समय हम ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देते थे, मतलब ज़्यादा सीरियस नहीं थे, कहने का मतलब ये। लेकिन अब धीरे धीरे जो है हम इस पे जो है पूरा तरीके से जो है डेडिकेटेड भी है कि हाँ, क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी जो है गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो चैप्टर शुरू होने वाला है, ये देखिए खंड 1 है, प्रस्तावना। इसमें कौन सी चीज़ है? ये है स्थिति के बारे में। किसकी स्थिति के बारे में है? विश्व में भारत का स्थान एवं आंतरिक संबंध, ये खंड 1 में है। प्रस्तावना में ये दिया गया है कि मतलब कि विश्व में भारत के स्थान क्या है और आंतरिक संबंध क्या है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर को। चैप्टर पहला कौन सा है? ये है आपका भारत स्थिति। भारत स्थिति। अब आराम से आप जो है देखिए, कुछ रेफरेंस इन्होंने ले रखे हैं, तो उस रेफरेंस की हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है ना। उस रेफरेंस की चर्चा हम नहीं करेंगे, ये अलग, क्योंकि कारण ही बस इतना ही, एक अलग अलग किताबें हैं, अलग अलग किताबों को एक ही जगह पर मर्ज करना कठिन हो जाता है ना। अब मैं 3 ही किताबें एक साथ नहीं पढ़ा सकता हूँ, तो मैं भी रेफरेंस दे दूंगा। बस जब उस किताब को शुरू करेंगे तो बता देंगे हम आपको कि हाँ, वो चीज़ आप जो हमने बताया था और इसको हम यहाँ पर कवर कर ले रहे हैं, ठीक है। खैर, लाइन बाय लाइन चल रहे हैं, एक भी पॉइंट नहीं छूटने वाला, इतना आप विश्वास रखिए। विश्वास का मतलब आपको दिख रहा है, उसमें विश्वास करना, ठीक है। पिछली कक्षाओं में आप भारत के मानचित्र देख चुके हैं, इतना उम्मीद है कि सबको पता है, ये देखे होंगे जरूर, ठीक है। अब आप भारत के मानचित्र को जरा गौर से देखिएगा, है ना, भारत के मानचित्र के बारे में। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा एक जो है मैप ले लेता हूँ, ये इमेज इसमें ऑलरेडी मैप है। इस मैप को हम जो है एक ओवरव्यू दिखा देते हैं आपको, ताकि आपको ये समझ में। देखिए, ये मैप है, ये है आपका भारत का मैप, ठीक है। अब भारत के मैप में आप जरूर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको पता ही है कि ये जो सुई की तरह बना हुआ है, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये ऊपर तरफ निकला हुआ है। और देखिए बीच में क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखिएगा, मजाक नहीं लिखा हुआ है ना। ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, ये ऊ लिखा हुआ, मतलब उत्तर, मतलब सुई जिधर निकली हुई है वो क्या है, वो उत्तर है। मतलब क्या? मतलब कि डायरेक्शन पता होना चाहिए। अगर आपको मैप नहीं पता, मैप अगर पता करनी है, मैप की जानकारी लेनी है, तो आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। और उस डायरेक्शन में आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि डायरेक्शन किस तरह, जैसे ये है, ये है आपका ऊपर वाला क्या है, नॉर्थ है, तो इधर वाला क्या है, ये वाला पोर्शन ईस्ट है, मतलब पूर्व है। ये वाला पोर्शन कौन सा है, पश्चिम है। नीचे वाला कौन सा है, दक्षिण है, मतलब ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाला दक्षिण, दाएं साइड वाला पूर्व और बाएं साइड वाला पश्चिम। ये आपको अगर नहीं पता रहेगा तो आप मैप में कंफ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कितनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब जरा मैप को थोड़ा सा और गौर से देखिएगा। ये जो कुछ डिग्री लिखे हुए हैं, है ना, ये जो थोड़ा सा हटा देते हैं इसको, है ना, ये जो देखिए कुछ डिग्री लिखे हुए हैं, क्या क्या, ये देखिए इधर लिखा हुआ है 68 डिग्री पूर्व, इधर से पूर्व चल रहा है ना, ये इधर ये वाला लाइन देखिए, ये वाला सब चला ना, 68 डिग्री, 72 डिग्री, 76 डिग्री, मतलब कि आप देख रहे होंगे 4-4 डिग्री का गैप है ना, 4-4 डिग्री का गैप है। ये अगर आपने बेसिक एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो वहाँ से थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, कि डिग्री कैसे होती है, मतलब किस तरह से बनती है, या कैसे डिग्री का मतलब क्या है ना, ये आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। तो ये जो डायरेक्शन दिख रहा है, ये आपको पूर्व दिख रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि इसमें पश्चिम नहीं है क्या? आपके सवाल दिमाग में आएगा, क्या ये पश्चिम नहीं है क्या? या आपको इधर देखिए थोड़ा सा, ये मैप देखिए सामने वाला, ये वाला सीधे वाला, आप एक चीज़ देख रहे होंगे क्या, कि ये जो पोर्शन है 36 उत्तर, 32, है ना, देख रहे हैं इस चीज़ को। ये नीचे से देखिए, ये देखिए 8 डिग्री, ये 12 डिग्री, ये भी 4-4 डिग्री बढ़ रहा है। मतलब कि ये एक पैरामीटर दे रहा है आपको कि भारत की स्थिति। आपको इतना पता होगा, मुझे उम्मीद है कि आप अक्षांश और देशांतर रेखाएं जानते होंगे। नहीं जानते हो तो थोड़ा सा देख लीजिए कैसे होता है। जैसे ये पृथ्वी मान लीजिए आपका, ये ग्लोब है, ठीक है, ये ग्लोब है, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो लंबी लंबी रेखाएं हैं, सीधे ये वाला, इसको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं? देशांतर रेखाएं। और ये जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री का, इसके जो पैरेलल में होती हैं, ये से पैरेलल में होती हैं, ये क्या होती हैं? ये होती हैं आपके समानांतर रेखाएं। आपको एक चीज थोड़ी सी ये भी पता होगी कि ये जो रेखाएं हैं, जो मैंने आपको कहा कि अक्षांश रेखाएं क्या, ये पैरेलल मतलब समानांतर होती हैं एक दूसरे के। लेकिन जो ये देशांतर रेखाएं जो लंबा ऐसे हैं, ये देशांतर रेखाएं ये समानांतर नहीं होती हैं। ये जो
ये 0 डिग्री लाइन हो जो भूमध्य रेखा है, यहाँ पर ये ज़्यादा चौड़ी होती हैं, लेकिन जब आप ऊपर जाते जाएंगे ऐसे, तो ये सिकुड़ती जाती हैं। क्या होती हैं? ये सिकुड़ती जाती हैं। आपको इतना आइडिया होना चाहिए और उम्मीद है कि आपको इतना आइडिया होगा। ठीक है, चलिए, तो ये जो है अब क्योंकि अब इसके बारे में चर्चा होगी, तो आपको अगर मैप नहीं पता है तो आपकी थोड़ी सी दिक्कत आएगी ना, तो ये जो है मैप आप जो है थोड़ा सा ध्यान में रखे रहिएगा। ठीक है, एक चीज़ और देखिए कि इस मैप में ये वाला पोर्शन देखिए, इधर ये देखिए, इधर गुजरात है, बेसिक आइडिया, इधर अरुणाचल प्रदेश है। इतना पता होना चाहिए आपको, आपका ये पता होना चाहिए, क्योंकि अभी चर्चा होगी, आपको मैप में पता नहीं चलेगा ना, हाँ ऊपर क्या है नीचे क्या है, थोड़ा सा आइडिया रखिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसका थोड़ा सा मैप ये भी देखिए, ध्यान दीजिएगा। ये आपका उत्तर साइड है ना, जम्मू कश्मीर लद्दाख ये वाला पोर्शन, और उसके नीचे आप आइए थोड़ा सा, ये देखिए इधर क्या है, इधर सबसे नीचे छोर पर क्या दिख रहा है, ये देखिए केरल तमिलनाडु, मतलब ये दिख रहे हैं ये वाला पोर्शन। तो थोड़ा सा आपको जो है ये आइडिया होने चाहिए, है ना। और एक चीज़ देखिए, ध्यान रखिएगा कि इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इधर जब हम बात करें, अगर पूर्व वाली बात करें, पूर्व जो लिखा हुआ है, तो ये पूर्व कैसे लिखा हुआ है कि ये पूर्व देखेंगे तो आपको एक चीज़ दिखेगा कि 72 डिग्री, और यहाँ पर पहुँच रहा है 92 डिग्री। मतलब क्या, यहाँ इधर साइड जो है, इधर साइड 72 डिग्री कम है, मतलब जो मैप शुरू हो रहा है ये 72 डिग्री कम है, लेकिन मतलब कुछ होगा, जो भी होगा 2-4 ऐसे कुछ कम होगा, लेकिन ये जो आपका 92 है, 92 से इधर देखेंगे तो आप जो है थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, तो एक एवरेज आपको दिखेगा। एवरेज क्या दिखेगा, अगर दोनों में अंतर देखें तो 20 का अंतर दिख रहा है ना, 20 का अंतर कितना, 72 है, ये 92 है, दोनों के बीच गैप कितना है, 20 डिग्री का। तो अगर मान लीजिए इधर भी थोड़ा कुछ होगा, इधर भी थोड़ा कुछ होगा, अगर अब ये कितना होगा, बहुत होगा, 10 होगा, 8 होगा, ऐसे कुछ होगा ना, बस इतना आइडिया बनाए रखिए, क्योंकि अभी जब पढ़ाएंगे तो आपको रेफरेंस मिलेगा, और जब रेफरेंस मिलेगा तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये डिग्री जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये डिग्री थोड़ा सा आप जो है ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए इधर साइड वाला, इसको हटा देते हैं ना, ये सब हटा देते हैं। ये देखिए, अगर हम ये कहें कि ये वाला आप ध्यान रखिएगा कि इधर से देखिए 36 डिग्री, ये देख रहा है ना उत्तर वाला पोर्शन, ये उत्तर, ये क्या है 36 डिग्री। ठीक है, नीचे ही थोड़ा सा, नीचे क्या है, नीचे कौन सा है, ये देखिए कितना है 8 डिग्री, 8। अब ये 8 है, ये 36, मतलब क्या, मतलब इसके इधर भी कुछ है, इसके इधर भी कुछ है अभी, और आप ये भी देख रहे होंगे कि इसके ऊपर भी कुछ था बचा हुआ, ये देखिए पोर्शन कितना, ये वाला बचा हुआ पोर्शन है ना, मतलब कि बचा हुआ है, कहने का मतलब कि अगर हम देखें 36 डिग्री और 8 डिग्री दोनों के बीच का जो गैप है वो 28 डिग्री है। 28 डिग्री मतलब 36 8 से लेके 36 तक कितना है, 28 डिग्री का गैप है। अब इधर कुछ होगा, उधर कुछ होगा, बचा हुआ बहुत होगा, 2-4 जो बचा होगा तो वही जुड़ जाएगा। तो मतलब कि उत्तर में भी देखेंगे आप और इधर पूर्व में भी जब आप देख रहे हैं तो ये थोड़ा सा देखिएगा। एक पॉइंट आपको डाउट में आना चाहिए दिमाग में कि आखिर ये पूर्व और उत्तर ही केवल क्यों है ना, केवल पूर्व और उत्तर ही क्यों है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई रेफरेंस ऐसे कोई पॉइंट, ठीक है, मान लीजिए ये 0 है, ठीक, मान लीजिए ये 0 है, तो अब बात आ रही है कि अगर हम आपसे कहें कि इधर 1 2 3 ऐसे बढ़ते हैं ऊपर, ठीक है, अगर हम कहें कि ये ऊपर वाला उत्तर है और हम कोई चीज़ ऐसे यहाँ पे सेट कर दें और हम ये बोले कि ये बताइए आपका जो है ये अगर ऊपर वाली लाइन जो उत्तर दक्षिण हम देखें तो ये जो हमने फिगर बनाया है ये फिगर कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कहाँ पर है। तो आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि ये दक्षिण में भी पाया जाता है। आप जब भी कहेंगे यहाँ से गिनेंगे, मतलब मान लीजिए 1 है, ये 4 है, तो आप कहेंगे कि 1 से लेकर 4 तक उत्तर में है ना, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना दक्षिण में भी है। तो आप
आप समझ गए कि उत्तर क्यों है। ऐसे ही आपका इंडिया का मैप जो है, भारत का मैप जो है, या भारत जो है वो उत्तर में मतलब कि टिका हुआ है। मतलब कि जो 0 डिग्री है, मतलब जो भूमध्य रेखा है उसके नीचे नहीं जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं जा रहा है। ये कहने का मतलब ये है, अगर ये 8 डिग्री से शुरू हो रहा है इसका मतलब ये है कि ये उत्तरी गोलार्ध में ही है केवल, इसीलिए उत्तर लिखा गया है। उम्मीद समझ रहे होंगे। उसी तरह से पूर्व भी है। अब जैसे इधर मैं कहूँ, इधर साइड दाहिने साइड देखिए, इस जो 0 डिग्री था इसके अगर हम सेंटर जाएँ, बाएं साइड जाएँ तो इधर क्या होगा, ये होगा आपका पश्चिम। लेकिन अगर दाहिने साइड देखेंगे तो आप जो ही क्या है, ये है आपका पूर्व। तो अगर कोई चीज़, अब ये यही फिगर मान लीजिए है, तो अब ये किधर है, ये पूर्व है पश्चिम में है, तो आपको सीधे समझ में आएगा हाँ ये पूर्व में है। क्यों? क्योंकि बस एक से यहाँ शुरू हो रहा है, इधर जा रहा है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपको ये संदेह नहीं होना चाहिए कि पढ़ते वक्त कि ये केवल उत्तर क्यों है या केवल पूर्व क्यों है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये भी बात समझ में आई होगी। क्योंकि अगर ये सब नहीं समझे है ना, तो आप पढ़ेंगे भी कोई मतलब नहीं है। पढ़ेंगे बस केवल पढ़ेंगे, केवल पढ़ने से आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको जो है ध्यान रखना है। तो बाकी मैप के बारे में चर्चा करते रहेंगे हम, लेकिन अभी जो है थोड़ा सा चलते हैं उधर साइड में कि क्या क्या स्थिति है, भारत की स्थिति के बारे में क्या चर्चा हुई है। ठीक है, चलिए देखिए, शुरुआत यहाँ से करते हैं। मैप के बारे में मैंने आपको दिखा दिया। आप देखिए, अब ये जो बात बोलेंगे आपको बातें समझ में आएंगी। क्या कह रहे हैं कि भारत जो मानचित्र है उसको गौर से देखिए और इसका अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार ज्ञात कीजिए। आपको दिमाग में ये बात होगा कि अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार जो मैं चेक कर रहा था, लगभग अगर देखा जाए तो 30 का मतलब कि इधर उधर बचा खुचा जो अगर जोड़ा जाए तो कुछ ऐसे आइडिया था। ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में ये तो नहीं आ रहा होगा ना कि एक जो है 70 था या एक जो है 100 था, ऐसा दिमाग में नहीं आ रहा। मतलब एक रेंज में आ रहा होगा सोचने में, है ना, कि मतलब इधर उधर ही होगा, ऐसा नहीं, क्योंकि स्पष्ट आपने गिनती किया नहीं है, कुछ बचा भी हुआ था। लेकिन इतना आइडिया है कि 20 से लेकर 30 के बीच में चीज़ें, 30-32 मतलब ऐसे ही है रेंज में। तो आपको जब ये बात समझ में पूछा इन्होंने कि जरा गौर से देखिए और इसका अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार ज्ञात कीजिए, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्या आप इसके दक्षिणतम और उत्तरतम अक्षांशों को तथा सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी देशांतरों को चिन्हित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप जो है मैप अगर देखे हैं तो आप कर सकते हैं। अब चलिए थोड़ा सा इन्होंने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए हैं। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, याद रखिएगा। दक्षिण में कहाँ तक है? कन्याकुमारी। तो जो मैंने आपको दिखाया था तमिलनाडु केरल एकदम नीचे साइड में। दक्षिण समझ रहे हैं? दक्षिण का मतलब आप मैप समझिए कि डायरेक्शन में किस डायरेक्शन की बात हो रही है, तो आपको जो है चीज़ें और आसानी से होंगी। तो उत्तर में किससे? भारत की मुख्य भूमि बात हो रही, ध्यान रखिएगा। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, मैंने आपको पूर्व में दिखाया था अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। ये भारत के सेंटर की दिशा बताई जा रही है, डिग्री की दिशा नहीं बताई जा रही, ध्यान रखिएगा। भारत के बीचों बीच से बताया जा रहा है कि ये बाएं साइड कौन सा है, दाएं साइड, या मतलब उत्तर कौन है, दक्षिण कौन है। भारत में जब बात करेंगे तो भाई उसका सेंटर अलग होगा ना, लेकिन जब हम डिग्री की बात कर रहे थे तो वहाँ पर तो सेंटर अलग होगा। ऐसे तो है नहीं कि जो 0 डिग्री बनाया गया है वो केवल भारत के हिसाब से बनाया गया है, लेकिन जो भारत है, भारत का केंद्र तो अलग होगा ना। तो इसलिए यहाँ पर जो है उसके रेफरेंस में दक्षिण और उत्तर बताया जा रहा है। तो डाउट मत होइएगा, इस चीज़ को संदेह मत करिए कि ऐसे कैसे हो जाएगा। यही होता है जब आप लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, जब आप शब्दों को नहीं समझ पाते हैं, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कमज़ोर होती है, तो फिर ऐसे कन्फ्यूजन पैदा होते हैं। और जो कन्फ्यूजन होते हैं ना, ये कन्फ्यूजन ही क्लियरिटी नहीं लाने देते हैं, और आप पढ़ते रहते हैं, बार बार पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रह जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं कि भारत की सीमांतर्गत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील तक फैला हुआ। कितना फैला हुआ? 12 समुद्री मील। मतलब कि भारत का क्षेत्र समुद्र में भी है। कहने का मतलब ये केवल भूमि ही भारत का क्षेत्र नहीं है। इतनी इस लाइन से आपको ये समझना चाहिए कि भारत की भूमि केवल जो है, भारत के क्षेत्र केवल जमीन ही नहीं है कि जो है तमिलनाडु देख लिए तो उसके बाद समुद्र भी तो है, समुद्र में भी भारत का कुछ हिस्सा हो, कुछ होगा ना। तो वो जो हिस्सा इन्होंने बताया है, कितना बताया? 12 समुद्री मील। 12 समुद्री मील कितने का बराबर होता है इन्होंने लिख भी रखा है, लगभग 21.9 किलोमीटर, ठीक है, तक फैला हुआ है। अब आपको ये जो मानक दिए हुए हैं, ये मानक आपको ध्यान रखने हैं। मानक भी इन्होंने क्या दे रखे हैं? मानक मील 63,360 इंच
समुद्री मील 72,960 इंच, एक मानक मील लगभग 1.6 किलोमीटर, एक समुद्री मील लगभग 1.8 किलोमीटर। तो इन्होंने अभी जो मैंने आपको दिखाया था क्या कि ये वाला देखिए कि 12 समुद्री मील, अब इस पर जो है क्या करिए 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका जो है किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब थोड़ा सा जो है आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है, हमारे देश की दक्षिण सीमा, हमारे देश की दक्षिण सीमा बंगाल की खाड़ी में कितना 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट। मैं दक्षिण में आपको दिखाया था 8 डिग्री ना, उसके नीचे भी कुछ है ना, जो बचा हुआ क्षेत्र था। तो ध्यान रखिएगा, हमारे देश की सीमा दक्षिण सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 मिनट, ये मिनट है। आपको ये भी डाउट नहीं होना चाहिए कि डिग्री और मिनट में क्या अंतर होता है ना। अगर डाउट है तो आप जाकर एक बार जरूर क्लियर करिएगा, क्योंकि आप ऐसे वही चीज़ अगर आपको बेसिक नहीं पता आप नहीं पढ़ सकते। आपको लगता है कि हम एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ें, तब ये सवाल आप नहीं करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी कितनी बार नहीं पढ़ी जाती है। एनसीईआरटी तब तक पढ़ी जाती है तो समझ में आ जाए। कितनी बार पढ़ने वाले से यूपीएससी ने नहीं लिखा है कि आप कितनी बार ये किताब पढ़ लेंगे तो हम आपको सिलेक्शन दे देंगे। यूपीएससी सीधे क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चन का आपसे आंसर की उम्मीद करता है। वो ऐसा नहीं आपसे कहता कि आप जो है मुझे बस बता दीजिएगा आपने कहाँ से पढ़ा है या आपने कौन सी किताब पढ़ी है और उस किताब को आपने कितनी बार पढ़ी तो हम आपको सिलेक्शन दे देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जब ऐसी कोई क्राइटेरिया, मतलब ध्यान रखिए, जिस चीज़ क्राइटेरिया यूपीएससी ने नहीं दी है अपने से उसको मत डिसाइड करिए कितने घंटा पढ़ना है, कैसा पढ़ना है, किस तरह। ये सब आप अपने तक सीमित रख सकते हैं, कोई बताने वाला नहीं है, इसका कोई क्लियर कट कोई बात नहीं है। तो इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, आइए हम इतने बड़े अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार के परिणामों का विश्लेषण करते हैं। अब जो है विश्लेषण करेंगे और यहाँ से निकलेगा फैक्ट। याद रखिएगा, ये फैक्ट निकलेगा। इसका आप प्रीलिम्स में भी आ सकता है, स्टेट में भी कोई एग्जाम होगा तो उसमें भी आ सकता है। ये जो फैक्ट होंगे ये आपके मेंस में कोट करने के भी काम आ सकते हैं। आपके इंटरव्यू में भी इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं सामान्य तौर पर। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में वैसे भी अगर आपको कहीं नहीं पूछा जा रहा तो ये आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे थोड़ा सा गहराई ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए, यदि आप भारत के अक्षांशीय देशांतरी विस्तार की गणना करें तो यह लगभग 30, याद रखिएगा क्या बोला मैंने, अक्षांशीय और देशांतरी दोनों का मिल बता रहे थे ना कि लगभग 30 है, मतलब कुछ में 30 कम होगा, किस में 30 ज़्यादा, बस अंदर तो नहीं होगा, लेकिन लगभग दोनों का 30 है। ठीक है, जबकि उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी, याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण की बात हो रही थी, तो वास्तविक दूरी कितना 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम तक की इसकी दूरी केवल 2933 किलोमीटर। याद रखिएगा, एक में कितना जो बात हो रही तो उत्तर दक्षिण वो कितना है, वो लगभग वो 3200 समथिंग है, और यहाँ पर जो पूर्व से पश्चिम है वो है आपका 2933 किलोमीटर। इस अंतर का क्या कारण है? ये अंतर, जबकि दोनों का डिफरेंस आ रहा है डिग्री का, वो तो भाई 33, वो तो आ रहा 30 डिग्री का, तो आखिर ये जो डिफरेंस आ रहा है दोनों की लंबाई में, मतलब जो किलोमीटर की लंबाई, मतलब ये है, ये इतना अंतर क्यों आ रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जो है आपको बताते हैं, है ना। चलिए कहाँ तक पहुँचे, इसे जानने के लिए पुस्तक, ये तो जो प्रयोगशाला की कोई पुस्तक है उस पर आपको देखना है। ठीक है, तो अब आप समझिएगा आराम से, इस पर अंतर है, और ये अंतर आपको जो कथन कारण में भी इसका क्वेश्चन बनता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय, ध्यान रखिए ध्रुवों की ओर जाते समय, अभी मैं समझाता हूँ थोड़ा ध्यान से, पहले लाइन समझिए। ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है, जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक सी रहती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब आराम से समझिएगा, मैंने क्या बताया था आपको, ये कोई मान लीजिए ग्लोब है, ठीक है, पृथ्वी है पूरी। अब हमने क्या कहा, ये 0 डिग्री मान लीजिए है, इसके उत्तर में जाइए, इसके उत्तर में जाएंगे नॉर्थ में, तो ये ऐसे ऐसे लाइन खींची गई है। इसके दक्षिण में आइए
इसके ऐसे ऐसे लाइन खींची गई है। ये जो सभी लाइन खींची गई हैं ये सब एक दूसरे के समांतर हैं। समांतर की परिभाषा, जिसको ये बात नहीं समझ आएगी समांतर की परिभाषा क्या है, वहाँ कन्फ्यूज कर जाएगा। समांतर की परिभाषा होती है कि सब जगह पर दो लाइनों के बीच की दूरी समान होगी, बराबर होगी। अगर आपको इतनी बात समझ में आई तो इन्होंने लाइन में देखिए यही कहा है कि जो है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक सी रहती है। अब एक चीज़ देखिए, एक लंबी रेखा खींचते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये जो रेखा खींची गई है इसके साथ में जो भी रेखा खींची ऐसे खींची गई है ये समानांतर नहीं है, ध्रुवों की तरफ जो है सिकुड़ती जाती है। भूमध्य रेखा देखिए फैल रही है ऐसे, आपने भी मैप देखा होगा, ऐसा नहीं है कि मैप एकदम बराबर बराबर खींचा गया है। इस जो है देशांतर रेखाएं इस तरह खींची जाती है, मतलब जब आप ध्रुवों पे पहुंचेंगे तो ये जब रेखाएं जो है सट जाती हैं बहुत ज़्यादा, और जब आप भूमध्य रेखा पर होते हैं तो ये जो बहुत फैली फैली दिखती हैं, ठीक है। तो अब जब आप ये अंतर आप देख रहे हैं तो आपको इस चीज़ से क्या समझ में आया, इस चीज़ से इस लाइन का क्लियरिटी समझ में आई होगी कि ध्रुवों की ओर जाते समय, ध्रुवों की ओर जब जाते, अच्छा ध्रुव समझ में आ रहा है ना, देख लीजिए। ध्रुव जब पृथ्वी है ये, इसका एक उत्तरी ध्रुव है एक दक्षिण ध्रुव है, यही चर्चा हो रही है। जो ऐसे रेखाएं खींची गई हैं ये वाला, तो जब आप इधर जाएंगे ध्रुव की तरफ, चाहे ये उत्तर तरफ आप जाएं चाहे दक्षिण तरफ जाएं, ठीक है, जिधर भी जाएंगे तो क्या कह रहे हैं कि दोनों रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है, मतलब यहाँ पर जो दूरी है यहाँ पर दूरी कम हो जाती है। ये चारों लाइन समझ में आ गया, मुझे लगता है आपको मतलब समझ में आ रहा होगा कि हाँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं क्या मतलब किताब क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, उसके बाद है ये देखिए कि अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध, भारत दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध में और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध अथवा कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, ठीक है। यही स्थिति देश में भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली भारी भिन्नता के लिए उत्तरदायी है। आराम से समझिए क्या है, ये है मान लीजिए पृथ्वी आपकी, ये है आपका 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ठीक है। देखिए भूमध्य रेखा पर जो ये एरिया होता है यहाँ से थोड़ा सा ये पट्टी टाइप बने होते हैं 5 डिग्री का, है ना, ऐसा कुछ बना होता है। तो ये जो एरिया, अब इसका सब डिटेल में आएगा, आगे टेंशन मत लीजिए, एकदम एकदम क्लियरिटी के साथ आएगा इसमें, नहीं तो दूसरे बुक में जरूर है, ठीक है। एकदम आराम से पहले आप ये बेसिक समझिए। ये जो बीच वाली पट्टी है ये उष्णकटिबंध था, मतलब क्या, मतलब यहाँ पर सूर्य की जो है, सूर्य की अगर गर्मी देखी जाए ऐसे, सूर्य की गर्मी एकदम सीधे पड़ती है इस पर, इसलिए इसको बोलते हैं उष्णकटिबंध। बात क्लियर है, क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर एक आता है ये जब एक तो ये हो गया एरिया, इसको हटा दें फिर से, अब देखिए है ना। अब जैसे ये वाला एक तो ये भूमध्य रेखा हो गया, अब इसके इधर आप एरिया जो देखें ये वाला, इसको बोलते हैं उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध मतलब यहाँ पर न तो ज़्यादा ठंडी न तो ज़्यादा गर्मी, मतलब ये वाली स्थिति है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें जो है सीधी एकदम नहीं पड़ती हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपको पता ही होगा कि इसके यहाँ पर जो है कर्क रेखा मकर रेखा होती है, मतलब उत्तर में कर्क रेखा नीचे मकर रेखा होती है, जहाँ पर सूर्य की किरणें थोड़ा डिसाइड करती हैं फैक्टर वहाँ पर क्या क्या होगा। और उसके बाद ये जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पर तो आपको पता ही होगा कि बर्फ़ पिघला हुआ होता है ना। यहाँ पर जो है मतलब कि बर्फ़ पिघला कर रहा हूँ, बर्फ़ जमा हुआ होता है सॉरी, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है, यहाँ पर सूर्य किरणें ज़्यादा जा ही नहीं पाती हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो इन्होंने क्या कहा, अब मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये वाला क्या कहा, अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा, भारत का दक्षिण वाला पार्ट है, मैंने आपको क्या बताया था, पृथ्वी कहाँ पर है ये थोड़ा समझिए, ये है। अब अगर ये कहें ये एक ये, ठीक, तो भारत कहाँ पे है, भारत आपका जो है यहाँ पर है, यहाँ पर। अब आप मुझसे ये, मैं आपसे कहूँ कि भारत जरा बताइए कि भारत का जो उत्तर वाला पार्ट, दक्षिण वाला पार्ट है, वो कहाँ कहाँ पर है। तो ये जो नीचे वाला पार्ट देखो दिख रहा है, ये उष्णकटिबंध में आ रहा कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और उसी तरह से जो उत्तर वाला पार्ट है ये वाला, ये उष्णकटिबंध वाले क्षेत्र में आ रहा कि नहीं आ रहा, भारत का आ रहा है। तो इन्होंने जो है अपने लाइन से यही चीज़ स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध में और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण
कटिबंध अथवा कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। ठीक है, यही स्थिति देश में जो ये इसका सिचुएशन है, जो भारत जहाँ पर स्थित है, इसी से पता चलता है कि भारत की भू आकृति कैसी, भारत की जलवायु कैसी, मिट्टी कैसी, मिट्टी के प्रकार कौन कौन से, और प्राकृतिक वनस्पति है, ये सब एक दूसरे से संबंधित हैं, है ना। कि भूमध्य रेखा पर किसी या मतलब उष्ण कटिबंध में प्राकृतिक वनस्पतियाँ कैसी पाई जाएंगी, या उष्ण उपोष्ण कटिबंध में प्राकृतिक वनस्पतियाँ कैसी पाई जाएंगी, या ध्रुवों पर प्राकृतिक वनस्पतियाँ कैसी पाई जाएंगी, ये सब जो है यहीं से डिसाइड होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप जो है ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है आपको ये बात पूरी कहानी समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, एक एक लाइन समझिएगा। एनसीईआरटी है एनसीईआरटी है, बकैती में तो नहीं चलेगा, बकैती से एनसीईआरटी थोड़ी चलेगी। खैर आइए, अब हम देशांतरी विस्तार और भारत के लोगों पर उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। अब एनसीईआरटी बोल रही है, अब हम थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हैं। देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है क्या, देशांतर रेखाओं, देशांतर समझ लेना, जो लंबी लंबी खींची गई ऊपर से नीचे उत्तर तक दक्षिण, देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इनमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है। देशांतर रेखाओं में उत्तर से दक्षिण कितना, लगभग 30 डिग्री का अंतर है, जो हमारे देश के सबसे पूर्वी व सबसे पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पैदा करता है। ध्यान रखिएगा, देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इनमें लगभग 30 डिग्री का अंतर होता है, जो हमारे देश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी, ये याद रखिएगा, जब हमारे देश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी के बीच का जो टाइम गैप है, समय अंतराल है, वो समय अंतराल कितना है, 2 घंटे का अंतर है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, 2 घंटे का अंतर है, मतलब पूर्व से पश्चिम, अरुणाचल प्रदेश और किसके बीच, गुजरात के बीच, इतना ध्यान रखिएगा। 2 घंटे का फैक्ट है ये फैक्ट आपसे जो है कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, आप भारतीय मानक समय से पहले से ही परिचित हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में है ना। कभी मैं अगर टाइम मिलेगा तो मैं अगर उस पर चर्चा करूंगा, मतलब छोटी क्या, मतलब क्लास 8, 9, 10 में अगर उसकी ज्योग्राफी हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको उसमें बताएंगे, है ना। ये तो बस ये उनके लिए है जिन्होंने पढ़ रखी है ऑलरेडी, है ना, उनके लिए है। अब जिनको बेसिक एकदम नहीं क्लियर, फिर उसमें फिर तो भाई मैं बेसिक पढ़ाऊँगा, क्लास 6, 7 शुरू करूँगा, है ना। थोड़ा सा इधर ये कर दूँ, उसके बाद शुरू करूँगा, वो भी आएगा एक तरफ से आराम से। ठीक है, चलिए, तो मानक याम्योत्तर का क्या उपयोग है, मानक याम्योत्तर जो है वो उसका क्या उपयोग है। ये मानक याम्योत्तर, ये पता होगा, मैं ये मान सकती कि इसे डिफाइन करने में बड़ा टाइम लग जाएगा, है ना, बस इतना ध्यान रखिएगा। जब उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है, तो पूर्व में डिब्रूगढ़, इम्फाल तथा देश के अन्य भागों में स्थित जैसलमेर, भोपाल अथवा चेन्नई में घड़ियों एक जैसा समय दिखाती हैं। क्यों, ये कहाँ से डिसाइड होता है, ये आपका डिसाइड होता है मानक याम्योत्तर। कहाँ डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है आपका मानक याम्योत्तर। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बेसिकली मानक याम्योत्तर क्या होता है ना, एक समय का एक स्टैंडर्ड बताने वाला होता है, कि जहाँ से आप जो है अपना समय शुरू करते हैं, मतलब एक समय की तुलना होती है उससे, बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि वहीं से पता चलेगा ना कि आपका जो है समय कितना हो रहा है। ठीक है, बाकी डिटेल में कभी मिलेंगे तो बताएंगे आपको। भारत के कुछ ऐसे स्थानों के नाम लिखिए जिनमें से मानक याम्योत्तर गुजरती है। ठीक है, अब एक पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट है ना, ये वाला। विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत, मतलब कि समझौता हुआ, विश्व के सभी देश मिले और आपस में समझौता किए, है ना। क्या समझ के तहत मानक याम्योत्तर को 730 देशांतर के गुणक पर चुना जाता है। यही कारण है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर चुना गया है। फैक्ट याद रखिएगा, क्या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व समझ रहे हैं, पूर्व का मतलब क्या है,
यही जो है, यही आम उत्तर को जो है भारत की मानक आम उत्तर चुना गया। ये फैक्ट ध्यान रखिए, क्योंकि डायरेक्ट जो है छोटे मोटे एग्जाम ये पॉइंट जो है सीधे से पूछ जाते हैं। ठीक है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, पीछे नहीं है। जब क्वेश्चन बनते हैं तो ये आगे पीछे में कन्फ्यूज किया जाता है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क रहेंगे कि आगे है पीछे नहीं है। क्या क्या फिर से कि एक तो ये कि 82 डिग्री 30 मिनट एक चीज़ ये, और एक चीज़ याद रखिएगा क्या 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है, उसके बाद बाकी इन्होंने लिखा है कि कुछ देश ऐसे हैं जिनमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सभी देश के लिए केवल एक मानक रेखाएं हैं, तो आपको ये स्टेटमेंट गलत मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी इस बात को स्पष्ट लिख रही है, कुछ ऐसे देश हैं जिनमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण, मतलब इनका जो विस्तार बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इनकी जो है एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंध हैं। किसमें? यूएसए में 6 समय कटिबंध हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये बातें सारी समझ में आ रही होगी एनसीईआरटी में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद है ये आपका मैप। हमने मैप आपको दिखा ही दिया है। मैप के बारे में जब नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे ना, फिर एक बार मैप्स, क्योंकि बिना मैप का मज़ा क्या है, मतलब आपको मैप नहीं समझ में आएगा क्या करेंगे, है ना। तो मैप के लिए हम जो है मिलते रहेंगे, समझाते रहेंगे आपको। उसके बाद एक मैप ये है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको पूरा कर देते हैं। आज के लिए ज़्यादा नहीं लेके चलेंगे। अच्छा, ख़त्म भी हो गया है ना, तो थोड़ा सा ना डिटेल में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसको और डिटेल में समझाएंगे, क्योंकि अभी शुरू करें, अभी केवल पढ़कर ख़त्म कर देंगे, और जब नेक्स्ट लेक्चर में है तो टाइम लेकर आएंगे, मतलब कि 20-25 मिनट ढंग से समझाएंगे आपको, है ना। जो बचा खुचा रहेगा थोड़ा सा उसको भी समझा देंगे, एक्स्ट्रा भी कुछ समझा देंगे, तो आपको चीज़ें जो है और क्लियरिटी रहेगी। ठीक है, इसमें क्या छूटा हुआ था, ये वाला ना, ये देखिए कि ये वाला पैराग्राफ छोड़ के खत्म कर देंगे। आकार के बारे में नेक्स्ट लेक्चर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या है? भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व की स्थलीय धरातल का 2.4% भाग है। फैक्ट है, छोटे छोटे एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। आपको कभी मेंस अगर लिखना हो तो वहाँ पर भी ऐसे जो है फैक्ट है, इनको सीधे सीधे कोट किया सकता है, आप जो है इनका रेफरेंस ले सकते हैं, मतलब क्योंकि ये सब फैक्ट है, में ध्यान रखिएगा। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। फैक्ट है, याद रखिएगा, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्या आपको 9वीं कक्षा की पुस्तक में पढ़े भारत के बड़े देशों के नाम याद हैं? नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, नहीं तो कभी हम मौका खुद में ले निकालेंगे तो शुरू करेंगे क्लास 9 के। ठीक है, लेकिन अभी जो चल रहा है यही चलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। बाकी एक बार 2 बार रिवीजन करिएगा, कल हम जो है ये चैप्टर खत्म कर देंगे। उसके बाद यही चलता रहेगा, देखेंगे अगर मन करेगा चलता है ना तो नोटिफिकेशन तो डाल ही देता हूँ कि हाँ कौन से नया चैप्टर शुरू होने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।